हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 9th में लास्ट सेशन में आप सभी ने न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक की संरचना के बारे में विस्तार से जान लिया और किस तरह से क्लोन्स का निर्माण होता है, यानी हम क्लोन्स किसको कहते हैं उसके बारे में भी आपने जान लिया कि क्लोन्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जिसका न्यूक्लियस ट्रांसफर किया जाएगा जाइगोट में, उसी के जैसी हूबहू संरचना तैयार होगी जिसको हम क्लोन का नाम देंगे, जो इंटरनली और एक्सटर्नली यानी कि कार्यात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से हूबहू समान होती है। आज की क्लास में, इस सेशन में हम सभी रिक्तिका जो सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है, वैक्यूल्स के बारे में जानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी आप लोग जान लें। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और सबसे पहले जानेंगे कोशिकांग वैक्यूल्स के बारे में। कोशिका में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले बात करी सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो या जब हम एक कोशिका के बारे में जानते हैं तो कोशिका में जो सबसे बाहरी संरचना होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो प्लांट सेल में मौजूद होती है और एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती है। कोशिका भित्ति, उसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य और सेल वॉल के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में होता है और सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति है, वो केवल प्लांट सेल में मौजूद होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये आपको एक पादप कोशिका का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है जिसमें बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो कोशिकांग आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपका एक रिक्तिका या वैक्यूल होती है। आपको इसकी संरचना के बारे में विस्तार से जानना है। वैक्यूल्स क्या होते हैं एक्चुअल में? वैक्यूल्स एंड ओवरव्यू। अ वैक्यूल इज अ स्टोरेज सैक। वैक्यूल जो है ये एक भंडारण वाले थैली की तरह काम करता है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स फाउंड इन अ सेल। इट्स एनक्लोजिंग मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वैक्यूल की आउटर कवरिंग होती है, वैक्यूल की जो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो किस चीज की बनी हुई होती है? तो वो होती है टोनोप्लास्ट की बनी हुई। इट्स एनक्लोजिंग मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट विच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स ऑन इट्स सरफेस। टोनोप्लास्ट जिसकी आउटर सरफेस पे एक क्या होते हैं, जिसके आउटर सरफेस पे एक काफी सारे पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि जो वैक्यूल के आउटर कवरिंग है वो टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है। अब ये पोर्स क्या काम करते हैं? दीज पोर्स कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अलग अलग अणुओं की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करते हैं ये पोर्स। वैक्यूल्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं आपकी प्लांट सेल्स में और जंतु कोशिकाओं एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं, बट आर मच लार्जर इन प्लांट सेल्स। लेकिन पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जो हैं वो बहुत बड़ी होती हैं साइज में। The central vacuole of some plant cells may occupy, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, 50% से 90% तक कोशिका का वॉल्यूम जो है वो एक रिक्तिका से ही फिट हो जाता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स रिक्तिकाएं होती हैं वो कोशिका सेल सैप से भरी हुई होती हैं। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ये क्या करती हैं? ये कोशिका को टर्जिडिटी और रिजिडिटी देने का काम करती हैं।
वैक्यूल के अंदर फूड और न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं जो कि किसी भी कोशिका को सरवाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। और वैक्यूल्स स्टोर्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स दैट अ सेल नीड्स टू सरवाइव। और क्या? दीज इंक्लूड एमिनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। वैक्यूल्स में क्या क्या चीजें होती हैं? वो फूड और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनमें एमिनो एसिड्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के कार्बनिक अम्ल होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। इट मे स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेल। ये किसी भी कोशिका के वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर सकता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जब हम एक कोशिकीय जीवों की बात करते हैं जैसे कि अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट अमीबा कंज्यूम्स। जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर फूड वैक्यूल जो है उसके अंदर फूड आइटम्स प्रेजेंट होता है जिसमें जैसे अमीबा कंज्यूम करता है। जब हम किसी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जब हम अमीबा की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो खाद्य रिक्तिका होती है उसमें अमीबा के लिए भोजन मौजूद होता है। अगर हम कुछ एक कोशिकीय जंतुओं की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, a specialized vacuole plays an important role in expelling excess water and some wastes from the cell। यानी कि अगर हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो यही रिक्तिका उस कोशिका से वाटर और कुछ वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट करने में भी हेल्पफुल होती है। ये आपका वैक्यूल है, एक पादप कोशिका के अंदर पाया जाने वाला। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि जितनी बड़ी कोशिका है उसमें सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल के रूप में आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। एक पादप कोशिका में आप देख पा रहे हैं सबसे बाहर की तरफ आपकी प्रेजेंट होती है मोटी रिजिड सेल वॉल। उसके अंदर आप देख पा रहे हैं मौजूद है आपकी सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके अंदर भरा हुआ द्रव्य कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो आप सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसमें पाया जाता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक के बारे में भी आप विस्तार से पढ़ चुके हैं, केंद्रक की संरचना के बारे में। और केंद्रक के बीच में जो डार्क डेंस मटेरियल आपको दिखाई पड़ रहा है वो होता है न्यूक्लियोलस। केंद्रक से के जो बाहरी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बारे में आप जानेंगे कि ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहलाती है, जिसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स के दाने नहीं पाए जाते, और जिसकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। सबसे बड़ा अंगक कोशिका का आपको दिखाई पड़ रहा है वैक्यूल। रिक्तिका जो प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है, जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है। इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन वो होती है टोनोप्लास्ट की बनी हुई, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। और उसके अंदर आपको ग्रीन कलर के छोटे छोटे पैचेस दिखाई पड़ रहे हैं, वो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक प्लांट सेल की जिसमें हरित लवक भी मौजूद होता है और उसमें पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ और अंगक पाए जाते हैं। हम वैक्यूल के फंक्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स कौन कौन से हैं? वैक्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चरल डेब्रिस, यानी कि किसी भी अनचाहे संरचनात्मक जो भी वेस्ट है उसके रिमूवल में हेल्पफुल होते हैं वैक्यूल्स। दे मेंटेन द टर्गर प्रेशर विद इन सेल्स। ये कोशिका के अंदर टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। अमीबा में फूड वैक्यूल्स स्टोर्स फूड। अमीबा में फूड वैक्यूल जो है वो भोजन को संग्रहित करने का काम करता है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रॉपर पीएच ऑफ सेल्स, यानी कि वैक्यूल्स जो है वो कोशिकाओं में प्रॉपर पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होते हैं।
अगर हम एक कुछ कवक वाले कोशिकाओं की बात करें, इन सम फंगल सेल्स वैक्यूल्स एक्ट लाइक लाइसोसोम्स। कुछ कवक वाली कोशिकाओं में वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं जो हैं वो लाइसोसोम्स की तरह बिहेव करती हैं एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑटोफैगी। यानी कुछ एक कोशिकाओं में ये वैक्यूल्स जो हैं ये लाइसोसोम्स की तरह एक्ट करने लगती हैं। लाइसोसोम्स कौन से होते हैं? वो आपके एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। द रोल ऑफ वैक्यूल इन मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर ऑफ सेल्स। देखते हैं, why do plant cells have large sized vacuoles as compared to animal cells? ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्यों एक एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है और क्यों किसी प्लांट सेल में बड़े साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका सॉल्यूशन जानेंगे। प्लांट फॉर्म्स द बेस ऑफ द फूड चेन। पौधे जो है वो फूड चेन जो होती है उसका बेस होते हैं, उसका आधार होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। ये इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। टू स्टोर दीज इनऑर्गेनिक आयंस दे आर प्रोवाइडेड विद लार्ज वैक्यूल्स। उसके अंदर बड़ी रसधानी प्रेजेंट होती है। Moreover, plants cannot move from one place to another. प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी इसेंशियल फॉर प्लांट्स टू बी एबल टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फॉर फ्यूचर यूज। तो उनको अपने फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को फ्यूचर में स्टोर करने की जरूरत होती है। When the nutrients may not be available, जब वहां पे उनको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो वो उसको यूज करेंगे। अनलाइक प्लांट्स, एनिमल कैन टेक देयर फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। और जो एनिमल्स हैं वो अपने आसपास के वातावरण से अपनी जरूरत के अनुसार भोजन पा सकते हैं, इसलिए उन्हें फूड स्टोरेज के लिए किसी भी अंगक की जरूरत नहीं होती। तो एनिमल सेल्स में इसीलिए वैक्यूल जो है इतना बड़ा नहीं पाया जाता है। अब वैक्यूल किस तरह से टर्गर प्रेशर को एक कोशिका के अंदर मेंटेन करता है, ये एक क्वेश्चन है। टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर बिल्ड अप इन सेल साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल। टर्गर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो सेल साइटोप्लाज्म में सेल वॉल के अगेंस्ट बिल्डअप हो जाता है। दिस प्रेशर पुशेस द वॉल आउटवर्ड। तो वो प्रेशर क्या करता है, जो सेल वॉल है उसको बाहर की तरफ पुश करने का काम करता है। इन अ नॉर्मल सिचुएशन, यदि नॉर्मल सिचुएशन हो, एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स called wall pressure is exerted by the cell wall to maintain the shape and structure of the cell. तो उस समय पे इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है सेल वॉल भी लगाती है ताकि किसी भी कोशिका की शेप और स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रहे। यदि आप किसी कोशिका को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, द वाटर टेंड्स टू मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सेल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। दिस कॉजेज द वॉल्यूम ऑफ द सेल टू इंक्रीज कंसिडरेबली। इन दिस सिचुएशन द साइज ऑफ द वैक्यूल इंक्रीजेस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, किसी भी कोशिका का साइज जो है, उसके अंदर की वैक्यूल का साइज जो है वो बढ़ जाता है। इट स्टोर्स द एक्सेस वाटर इन ऑर्डर टू अवॉइड द सेल from bursting and dying due to the continuous supply of water into the cell. और इस तरह से concentration of cell cytoplasm is maintained। और इस तरह से सेल साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन जो है मेंटेन रहता है एंड इट एक्सर्ट्स एन ऑप्टिमम टर्गर प्रेशर। और उसके अंदर ऑप्टिमम टर्गर प्रेशर भी वो क्या करती है, रिलीज करती रहती है। अब ये बात हो गई वैक्यूल्स की। नेक्स्ट आपके दो और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बात कर लेंगे। पहला है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है गोल्जी ऑपरेटस। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आपने वैक्यूल्स के बारे में बात कर ली, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में।
और इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसे हम कहते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका। ध्यान से सुनेंगे। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मीन्स इनसाइड यानी कि अंदर वाला भाग, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्म यानी कि ऐसा द्रव्य, एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क यानी कि जालवत संरचना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ER इज अ सिस्टम और नेटवर्क ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन्स। जो बहुत फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका बना हुआ एक नेटवर्क या सिस्टम होता है जिसमें पाई जाती हैं ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स एंड सिस्टर्नी, जिसमें कुछ संरचनाएं मौजूद होती हैं, नलिकाओं जैसी, कुछ वेसाइकल्स, कुछ बैग लाइक संरचना होती है और उसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। दैट फॉर्म चैनल्स, जो क्या करते हैं? जो चैनल्स का निर्माण करते हैं। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी आर फ्लैटेंड डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। सिस्टर्नी जो हैं वो फ्लैट डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स क्या हैं? ट्यूब्यूल्स आर ट्यूबुलर इन शेप while vesicles are sac-like structures. ट्यूब्यूल्स जो हैं वो नलिकाओं जैसी संरचना होती है और वेसाइकल्स जो हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थैले जैसी संरचना होते हैं। ER is found fused with the nuclear membrane in eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही ये अटैच्ड होते हैं, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, न्यूक्लियस के साथ ही ये अटैच्ड हैं, जो आपका इस तरह से नलिकाओं वाली संरचना बनाते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करते हैं? इट इज द साइट वेयर मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, जहाँ पे बहुत सारी रासायनिक संरचनाएं होती हैं और रासायनिक प्रक्रियाएं यहाँ पर होती हैं। द सिंथेसिस ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड मैनी अदर मटेरियल्स, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। इट फंक्शंस एज अ पैकेजिंग सिस्टम। बहुत ध्यान से ये वाली लाइन को नोट करेंगे, ये पैकेजिंग सिस्टम की तरह काम करता है, इसलिए इट डज नॉट वर्क अलोन, वो अकेले काम नहीं करता। इट वर्क्स क्लोजली विद द गोल्जी ऑपरेटस एंड राइबोसोम्स। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जो आपको डॉटेड दिखाई पड़ रहे हैं, जिस पर कुछ बिंदुओं जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ रही है। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है। और कुछ संरचना आपको ऐसी दिखाई पड़ रही है जो बहुत स्मूथ या चिकनी दिखाई पड़ रही है, ये आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको आप शॉर्ट में कैपिटल E कैपिटल R से लिख सकते हैं। ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लुक डिफरेंट फ्रॉम सेल टू सेल, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग दिखाई पड़ सकती है, लेकिन वो हर कोशिका में एक जालवत संरचना का निर्माण करती है, वो एकदम क्लियर है। जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस से एकदम अटैच्ड है, कुछ नलिकाओं जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है, दो तरीके की दिखाई पड़ रही है। एक पे आपको डॉटेड संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, वो राइबोसोम्स होते हैं, और जिसमें डॉटेड संरचनाएं नहीं हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी अंतर्द्रव्यी जालिका के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। जब आप एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो देखा जा सकता है दो तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ती हैं। पहली होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसे आप RER कह सकते हैं, एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो SER कहलाती है शॉर्ट में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। When ribosomes get attached to the surface of outer ER, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो वो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है।
और यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे किसी भी तरीके की राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड होते हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। Smooth endoplasmic reticulum, when ribosomes are absent from the surface of ER, it is called SER, that is smooth endoplasmic reticulum. तो ये जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, पॉइंट नोट करेंगे, this type of endoplasmic reticulum, that is smooth endoplasmic reticulum, is found in liver cells, interstitial cells, adipose cells and muscle cells. Adipose cells मतलब वो सेल्स जिसके अंदर फैट्स स्टोर होते हैं। एडिपोज सेल्स वो कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर वसा का संग्रहण होता है और जो जंतुओं में मोटापे का कारण होती हैं। इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच के अंतर के 4 पॉइंट्स को या 2-3 पॉइंट्स को जरूर जानना चाहिए। तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे लिखेंगे it is the endoplasmic reticulum that does not bear ribosomes and appears smooth. ये जो अंतर्द्रव्य जालिका है उस पे आपको राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं और वो दिखने में चिकनी होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे लिखेंगे it is the endoplasmic reticulum that bears ribosomes on the surface. ये अंतर्द्रव्य जालिका है जिसकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखेंगे इट इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी कि SER एक जो जगह है उसमें आपकी लिपिड्स की सिंथेसिस होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखेंगे इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका एक्टिवली प्रोटीन के निर्माण में इन्वॉल्व होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखेंगे इट मेंटेन्स द कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखेंगे इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे साथ साथ, उसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या कार्य हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एज फॉलोज। निम्नलिखित इसके महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं जिसके बारे में आपको जानना है। ER, that is endoplasmic reticulum, serves as a channel for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus, यानी सभी कोशिकांगों तक प्रोटीन्स की सप्लाई का काम जो है, ट्रांसपोर्ट का काम जो है, इसी चैनल के थ्रू होता है। It functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell, यानी कि जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जो साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क बनाने का काम है वो काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट बाय फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि वो जालिकावत संरचना होती है तो कोशिका द्रव्य के अंदर एक जालवत संरचना बनाने का काम करती है और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। नेक्स्ट है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में भी लिखेंगे SER एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑर्गेनेल। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसकी स्टोरेज में हेल्पफुल होती है। It stores those steroids and ions in solution which the cell may need at a later time. इसमें कुछ स्टेरॉइड्स का और कुछ लवणों का स्टोर कर लेती है ये, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उसको यूज किया जा सके। It helps in manufacturing fat molecules or lipid that are important for cell functioning. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, जिसको हम लिपिड्स कहते हैं,
और उसको बनाने में हेल्पफुल होती है ताकि सेल जो है ठीक प्रकार से काम करती रहे। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. इसमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को भी बनाने में हेल्पफुल होती हैं और इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से इस प्रोसेस को जानते हैं। इट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और ये एक्टिवली ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करती है। पॉइंट्स को सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बाहर की साइड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसकी पैकेजिंग करने के लिए भी इंपॉर्टेंस होती है। Most of the lysosomes proteins are produced in RER. सबसे ज्यादा lysosomal proteins जो हैं वो rough endoplasmic reticulum में बनते हैं। These proteins might be used in the cell or sent out to the various destinations depending upon the needs of other processes. और मेन काम है rough endoplasmic reticulum is the major site of glycosylation, जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का जो एडिशन होता है वो केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो सकता है और इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोसाइलेशन के नाम से जानते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। सभी जीवित कोशिकाओं में ये मौजूद होते हैं और ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसके आउटर सरफेस पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इवन इन द न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी होते हैं, केंद्रिका के अंदर भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सरफेस पे ही अटैच होते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का क्या काम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और वैक्यूल्स के बारे में बहुत विस्तार से जाना। कुछ पॉइंट्स थे बिल्कुल नोट करने लायक जो मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल्स के अंदर जो वैक्यूल की जो आउटर सरफेस होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो टोनोप्लास्ट की बनी होती है। ये आपका बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों में बहुत बार पूछा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप सभी ने जान लिया कि दो प्रकार के पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगले सेशन में हम गोल्जी बॉडीज के बारे में जानेंगे और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।